दोस्तों विधु विनोद चोपड़ा जिन्होंने अभी 12th फेल बनाई थी, उनकी फिल्म शानदार फिल्म 1942 लव स्टोरी के 30 साल पूरे हो गए हैं। ये एक फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक बहुत ही सेक्रेड लव स्टोरी हमको देखने मिली, निष्पाप लव स्टोरी हमको देखने मिली। ये एक ऐसी फिल्म थी जिन्होंने करोड़ों युवा दिलों को धड़का दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ही थे। इसमें अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जेके श्रॉफ, अनुपम खेर, डेनी डेंजोप्पा, ऐसे कई सारे कलाकार थे। और ये फिल्म जब आई तो लोगों ने इसको सर माथे पर लिया, क्योंकि इतना पवित्र प्रेम उस समय के दौर में जिस तरह का सिनेमा चल रहा था नहीं आया था। और ये फिल्म इसीलिए आज भी चर्चा का विषय है। हम उसके बारे में बात करें, इसके सारे गाने ही सुपर डुपर हिट रहे। एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, ये गाना आते ही आपको 1942 लव स्टोरी याद आ जाती है। ये फिल्म जब बनाई बनाई जाने वाली थी तब विधु विनोद चोपड़ा के पास बजट कम था, और पूरा जो हिमाचल का एरिया है, डलहौजी है, बॉर्डर एरिया है, ये सारे वहां पर पहाड़ पर पूरी यूनिट को ले जाना विजिबल नहीं था बजट के हिसाब से। तो विधु विनोद चोपड़ा ने नितिन चंद्रकांत देसाई को बुलाया और उसने कहा कि ऐसा ऐसा क्या ये मुंबई में शूट किया जा सकता है। और ये देखिए, तो फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि जो व्यू जिस तरह की आपको हिमाचल में देखने मिलेंगे वो यहाँ कैसे मिलेंगे। पर नितिन चंद्रकांत देसाई उस समय बिल्कुल ही नए नए थे, उन पर लोगों ने भरोसा नहीं किया था और विधु विनोद चोपड़ा ने उन पर भरोसा किया। और यहीं पर फिल्म सिटी में एक जो झील है वो अप्रैल मई के दौरान सूख जाती है, तो गहरी हो जाती है। तो वहां से जब ऊपर से देखा जाता है तो वो घाटी का व्यू मिलता है। तो नितिन चंद्रकांत देसाई ने पूरा जो सेट है डलहौजी का और हिमाचल का, वो पूरा वहां पर सेटअप किया। और आप जज नहीं कर सकते कि ये मुंबई में शूट किया गया है। ये पूरा जब सेट बन रहा था, पैसे कम थे। एक दिन विधु विनोद चोपड़ा जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नितिन चंद्रकांत देसाई एक सेट पे घर बना रहे एक्स्ट्रा। तो उन्होंने कहा ये क्या, क्यों बजट बढ़ा रहे हो, हटाओ हटाओ उसको, खत्म करो। तो उन्होंने हटा दिया। थोड़ी देर बाद जेकी श्रॉफ उनके पास पहुंचे, बोले क्या कर रहे हो भाई, ये वो घर बन रहा है जहां पर मेरा इंट्रोडक्शन सीन होना है। तो विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि भाई बजट तो नहीं है ना इतना। तो उस सीन का वो घर बनाने के और सेट में कई सारे जो एडिशनल घर बने हैं उसका पैसा जेकी श्रॉफ ने विधु विनोद चोपड़ा को दिया। इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक द ग्रेट आर डी बर्मन ने किया है। आर डी बर्मन के पास जब विधु विनोद चोपड़ा पहुंचे कि इस फिल्म के गाने आपको करना है, आर डी का बुरा दौर चल रहा था, उन पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था, और उनके पास ये फिल्म आई। थोड़े से इनसिक्योर थे आर डी, तो जिस तरह के गाने उन्होंने बनाए, म्यूजिक सिटिंग होना थी। म्यूजिक सिटिंग में जब विधु विनोद चोपड़ा पहुंचे तो घर पे देखा ऊपर एस डी बर्मन का फोटो लगा है, नीचे आर डी बर्मन बैठे हुए, और उन्होंने गाने सुनना शुरू किए। और वो गाने एक डरे हुए संगीतकार के थे। तो विधु विनोद चोपड़ा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो आर डी ने उनसे पूछा कि नहीं अभी बताओ क्या है। बोले नहीं मैं आपको बताता हूँ ना कि क्या है। बोले नहीं मुझे अभी बताओ कि तुमको ये गाने कैसे लगे। तो विधु विनोद चोपड़ा थोड़े स्पष्टवादी हैं, अच्छी बात है, बड़े कमाल के इंसान है विधु। तो उन्होंने आरडी से कहा कि मैं आपसे उम्मीद ये कर रहा था एस डी बर्मन वाली, और आपने जो गाने दिए ये बिल्कुल ही बकवास है। तो आरडी वैसे ही इनसिक्योर थे, उन्होंने कहा अच्छा मुझे 7 दिन का समय और दो। तो विधु विनोद चोपड़ा ने कहा आप साल भर लीजिए लेकिन मुझे अच्छा म्यूजिक दीजिए जिसके लिए आप जाने जाते हैं। और फिर 7-8 दिन बाद उन्होंने फिर फोन किया आर डी बर्मन ने उनको, और विधु विनोद जब पहुंचे तो जो म्यूजिक सुना वो अद्भुत था। और हम सबको पता है एक मतलब 1942 लव स्टोरी के जो गाने हैं वो आज तक इसीलिए अमर है। ये आर डी बर्मन की आखिरी फिल्म थी। और हैरानी की बात क्या है कि एचएमवी तब, आज जो एचएमवी सारेगामा है तब वो सिर्फ एचएमवी होती थी। एचएमवी ने विधु विनोद चोपड़ा से साफ मना कर दिया कि अगर फिल्म का म्यूजिक आर डी बर्मन करेंगे तो हम इस फिल्म के राइट्स नहीं ले, क्योंकि उस समय एचएमवी बहुत बड़ी कंपनी होती थी। उनकी जैसे आज टी सीरीज की मोनोपोली चलती है, उस समय एचएमवी की मोनोपोली चलती थी।
पर विधु विनोद चोपड़ा है, वो किसी के से दबते नहीं है। उन्होंने म्यूजिक आर डी बर्मन से ही कराया। इस फिल्म के गाने लिखे थे जावेद अख्तर साहब ने। जावेद अख्तर साहब अपने गांव चले गए कि उस तरह का जो इमोशन है वो बड़ा जिसको कहे ना नाजुक सा इमोशन है, उसको गढ़ने के लिए वो अपने गांव चले गए और गांव में उन्होंने गाने लिखे। लेकिन एक गाना उन्होंने इनको सुझाया था विधु विनोद चोपड़ा को कि जब लड़की आती है, जब मनीषा आती है, तब एक गाना यहाँ पर होना चाहिए नायक को देखकर। और विधु विनोद चोपड़ा ने कहा ठीक है, रख लेते हैं। और जब वो वापस मुंबई आए और जब म्यूजिक सिटिंग के लिए पहुंचने वाले थे, तब तक उनके पास गाना ही तैयार नहीं था। और अब जावेद अख्तर बड़े पशुपेश में कि भाई गाना तो तैयार नहीं है, और गाना सजेस्ट भी उन्होंने किया। तो कैसे तो भी उन्होंने स्टूडियो के रास्ते में जाते जाते ये 2-3 लाइनें लिखी। वहां पर आर डी बर्मन ने उनसे पूछा गाना कहाँ है, तो भाई उन्होंने कहा कि एक ये जो पहली लाइन है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उसके अलावा फिर ऐसा लगा, वैसा लगा, ऐसा होगा, वैसा लगा, ऐसा लगा, वैसा लगा, ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा भाई तुम एक स्टैंजा लिख के दे दो, फिर बाकी अपन देखते हैं। और वहीं बैठकर जावेद अख्तर ने वो पूरा एक स्टैंजा लिखा, और उन जैसे जैसे वो लिखते गए इसका म्यूजिक बनता गया। और परिणाम हम सबके सामने है कि एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, आज तक कई सारी युवा पीढ़ी भी उसको गुनगुनाती है, म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स में उसको गुनगुनाया जाता है। ये गाने की रिकॉर्डिंग के लिए कुमार सानू जब पहुंचे, तो एक फिल्म मेकर जब अपनी फिल्म को लेकर बहुत पैशनेट होता है, डरा हुआ भी होता है, तो कुमार सानू पहुंचे रिकॉर्डिंग के लिए। तो कुमार शानू को देखकर विधु विनोद चोपड़ा चौंक गए। उनकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी शानूदा की। तो उन्होंने कहा शानूदा ऐसा करो, तुम घर जाओ, कल शेविंग वेविंग करके आना। तो बोले क्यों? बोले नहीं, इसमें वो यूथनेस आएगी नहीं जो मैं चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो दूसरे दिन फिर शेव वेव करके गए। तो उनको लगा कि हाँ भाई, अब शानूदा भी यंग दिख रहे, अब वो यंग फील इस गाने में आएगा। तो ये सारी कहानियां इस फिल्म मेकिंग के साथ साथ जुड़ी रहती है। इस फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति का उदय हुआ, क्योंकि इन दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, शानूदा को भी मिला, 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला, कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस फिल्म में शुरुआत में अगर बात की जाए, तो कास्टिंग के दौर की बात की जाए, तो ये फिल्म सबसे पहले आमिर खान को विधु विनोद चोपड़ा आमिर खान के पास ले गए थे, लेकिन उनके पास डेट्स नहीं थी, क्लैश हो रहा था। तो उनकी जगह अनिल कपूर आ गए। और फिर हीरोइन की तलाश करते करते वो माधुरी दीक्षित पर बात तय हुई थी कि माधुरी दीक्षित के पास गए। माधुरी दीक्षित को ये कहानी भी पसंद आ गई, और पर उनके पास भी डेट्स का इशू था। वो बहुत बड़ी स्टार हुआ करती थी, तो डेट्स और शेड्यूल के चक्कर में करते करते फिर ये मनीषा कोइराला के पास आई। मनीषा कोइराला ने इसके भी 2-3 बार ऑडिशंस दिए, तब जाकर मनीषा का इसमें सिलेक्शन हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं, किस तरह से एक फिल्म मेकिंग के पीछे एक लंबा प्रवास होता है। इस फिल्म का जब क्लाइमेक्स शूट होने वाला था, तो एक फिल्म मेकर्स कंबाइंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो फिल्म एसोसिएशन की तरह काम करती थी। तो इस पूरे शूट के दौरान दिवाली भी आई। विधु विनोद अपने यूनिट में पैसा नहीं दे पाए। दिवाली के का जो बोनस दिया जाता है, दिवाली की के लिए जो एडवांस दिया जाता है, वो दे नहीं पाए क्योंकि बजट कम था, और प्रोड्यूसर भी वो खुद ही थे। तो उन्होंने कहा कि अब आप ये फिल्म नहीं कर सकते हैं। अब विधु विनोद चोपड़ा फिल्म सिटी में घुस नहीं सकते, ये बात तय हो गई। तो विधु विनोद चोपड़ा फिल्म सिटी के ही मेकअप रूम में 32-33 दिन वहीं पर पड़े रहे, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो उनको वापस अंदर नहीं आने देंगे। अल्टीमेटली जो फिल्म मेकर्स कंबाइंड के जो चेयरमैन थे, वो उनके पास गए। उन्होंने कहा कि साहब देखो, मेरे को फिल्म बनाने दो, फिल्म कंप्लीट करने दो। मैं रिलीज नहीं करूंगा, लेकिन मुझे फिल्म बनाने दो। फिल्म कंप्लीशन पे सिर्फ मेरा क्लाइमेक्स बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा फिल्म बना के क्या करोगे जब रिलीज नहीं कर पाओगे? तो उन्होंने चेयरमैन की तरफ देखा, वो थोड़े उभरे दराज थे। तो उन्होंने कहा देखिए, मैं इंतजार करूंगा, आप बहुत ज्यादा साल तो जीने नहीं वाले हो, आप जाएंगे तब मैं रिलीज कर दूंगा, लेकिन फिल्म अभी बनाने दो। हालांकि ये फिल्म बन गई और सुपर हिट रही अपने समय की। तो ये फिल्म से जुड़ी जितनी कहानियां होती है, वो भी इतनी रोचक होती है, और जो कि आने वाली जनरेशन को, आने वाले फिल्म लवर्स को पता होना जरूरी होती है। इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आपको ये कैसी लगी मेरी जानकारी है, मुझे बताइएगा जरूर। अगली किसी और फिल्म के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए